जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स की। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि मंडे से मतलब 9 अक्टूबर से आपको ये सीरीज मिल जाएगी, तो उसी प्रॉमिस को निभाते हुए आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लासेज आपको पर डे मिलेंगी, बस दो ही कंडीशन पर नहीं मिलेंगी। एक तो संडे को, और दूसरा जब कोई गजटेड हॉलीडे हो, राजपत्रित अवकाश जब भी होगा तो ये क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी। 10th की सीरीज हमारी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, वहाँ से आप 10th क्लास में जो भी आपके भाई बहन जूनियर सीनियर कुछ भी हों, वहाँ पर आप उनसे ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो पढ़ाने में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। जो भी जिस टॉपिक को आपको दोबारा से चाहिए या उसमें और क्लैरिटी चाहिए या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 11th क्लास की एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 11th 12th और इसके बाद जो भी हायर स्टडीज, जो भी और क्लासेज चल रही हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेज, ये सारी क्लासेज इंग्लिश में हैं। ठीक है, क्योंकि हायर स्टडी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा आसान पड़ती है हिंदी से। तो आपको समझना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन यूज करने की कोशिश कीजिएगा इंग्लिश टर्म। ठीक, क्यों? क्योंकि आगे जब भी आप पेपर देंगे उनमें ऑथेंटिक जो लैंग्वेज मानी जाएगी वो मानी जाएगी इंग्लिश, और इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की तरह ही सीखना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग की कोशिकाओं में जोर नहीं देना है कि अब ऐसा हिंदी में पढ़ा है हाई स्कूल तक या 10th तक, उसके बाद इंग्लिश टर्म आ गया तो अब क्या करें। तो उसका हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बुक्स जो है एनसीईआरटी फॉलो होती हैं और ये सारी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स में एक फ़ायदा ये होता है कि इनका जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, वो टर्म जो है स्टैंडर्ड ही फॉलो किए जाते हैं। कभी भी गूगल अनुवाद करके, जो गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है, वो कभी भी पुटअप नहीं किया जाता। तो जो इंग्लिश टर्म मैं बोलूँ उसको आप हिंदी की बुक में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख लेंगे। यहाँ पर क्लासेस सारी इंग्लिश में होंगी, इंग्लिश की बुक से होंगी। तो आपको थोड़ा भी जो है मन को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिमांड आएगी कि हाँ हिंदी में इस चीज़ को बता दीजिए, तो वो हम बता देंगे। ठीक है, बीच बीच में हम भी आपको हिंदी के टर्म बताते रहेंगे। ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो फॉलो की जाएगी वो की जाएगी इंग्लिश। ठीक है, तो समझना हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा। ठीक है सारा कुछ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर 1 है हमारी सेट्स, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेट्स और हिंदी में बोलेंगे समुच्चय। ठीक, सेट्स या समुच्चय दिख रहा है। मैथ का बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो इस पर जो है जो भी न्यूमेरिकल आएगा, चीज़ें एक बार समझनी है, उसके बाद धड़ाधड़ न्यूमेरिकल होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप कंपटीशन देने जाएंगे तो उसमें आपको इसके क्वेश्चंस आते हुए मिलेंगे, इससे रिलेटेड मिलेंगे। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, तो सेट्स होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। सेट्स होता क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, हिंदी में अवयवों या वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं।
दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस डिफिनीशन में। पहली बात तो कलेक्शन हो, मतलब एक एलिमेंट की बात ना हो, और अगर एक एलिमेंट की बात हो भी तो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको कहा जाए कि ए, एक चीज और यहां पर पहले बता देते हैं, उसके बाद इधर चलते हैं। सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं, ए बी सी ऐसे कुछ। ठीक, और इसको ये जो मझला ब्रैकेट होता है, इंटरमीडिएट जो ब्रैकेट होता है, उसके अंदर रखा जाता है इसको, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, यहां पर जो अंदर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चय के पद या समुच्चय के अवयव, टर्म्स। ठीक, तो पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर से, और दूसरी बात इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अगर मैं कोई सेट ए लिखूं, नदियों के नाम, इंग्लिश में लिखता हूं इसी को, ए इज इक्वल टू नेम ऑफ रिवर्स। अब देखिए इसमें समस्या क्या है, इसमें दो समस्याएं हैं। पहली बात, कहां की नदियों की बात की जा रही है ये हमें नहीं पता। भारत की नदियों की बात की जा रही है, अमेरिका के नदियों की बात की जा रही है, अंटार्कटिका के नदियों की बात की जा रही है, अफ्रीका के नदियों की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश से प्रवाहित नदियों की बात की जा रही है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात की जा रही है। ये कुछ भी हमें नहीं पता। जब ये कुछ भी नहीं पता तो यहां पर जो हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, तो क्या परिभाषा इसकी बन रही है, नहीं बन रही है, तो ये कभी भी सेट नहीं होगा। अगर मैं यहां पर यही चीज लिख दूं कि भारत में प्रवाहित नदियों के नाम, ये मैं लिख दूं, अब ये डिफाइंड हो गया, अब ये स्पेसिफिक हो गया कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स फ्लो हो रही हैं उनके नाम लिखने हैं, उनके नाम हैं, ये है सेट, उनके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। तो इसका मतलब कि ये क्या है, एक सेट है, दिस इज ए सेट, लेकिन ये एक सेट नहीं है। तो बात समझ में आ गई सेट की डिफिनीशन? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब देखिए बात, कुछ सेट्स के टर्म्स हमें याद रखने हैं। हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जा करके 10th क्लास की सीरीज में आप फिर से देख लीजिएगा उस वीडियो को। नंबर सिस्टम में मैंने ये बताया था कि जेड होता है क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं मैंने बताया था, एक पॉजिटिव और एक जीरो और तीसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव को जेड प्लस लिखेंगे, नेगेटिव को जेड माइनस, और जीरो तो एक ही है, वो जीरो हो जाएगा। एक होता है एन, एन को मैंने बताया था क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको नेचुरल नंबर्स की डिफिनीशन बताई थी, ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की गिनती कर सकें। 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर।
जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब कि वो वस्तु है ही नहीं, तुम गिनती क्या करेंगे। ठीक, तो जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता। एक होता है आर। आर को क्या बोले थे? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और एक होता है क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मैंने क्या बताया था? रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसी में मैं प्लस लगा दूं तो इसका ये मतलब हुआ, प्लस लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव वर्ड पहले पहले लगा देना। क्यू प्लस लगा दूं तो क्या मतलब है? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या थी? कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर क्यू जीरो के इक्वल ना हो। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। वहां भी आपको बताए थे कि याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको जेड लिखा जाएगा इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड प्लस लिखा जाएगा इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए तीसरी चीज, सेट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन उसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक होता है टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। टेबल के रूप में या रोस्टर के रूप में। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, एक होता है टैबुलर या रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। जैसे हमने ए को लिखा 1 2 3 4 5 6। हर एक एलिमेंट को हमने ओपन करके कॉमा कॉमा करके लिखा, तो इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। अगर मैं इसी को एक डिफिनीशन दे दूं, जैसे मैं ये लिखूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x। इसको कैसे पढ़ेंगे? इस पूरे टर्म को x सच दैट x, x बिलोंग्स टू x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड x इज एलिमेंट ऑफ n। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये इसका मतलब ये होता है एलिमेंट ऑफ n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब ही ये है कि ये नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो 1 1 पुट करते जाइए। कब तक? जब तक 6 और 6 के इक्वल, 6 के बराबर या 6 से छोटा है तो लिख जाइए। तो यहां से यहां तक यही नंबर लिखा आएगा वहां पर, बिल्कुल लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि x क्या है? या तो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। लेकिन x स्टार्ट कहां से हो रहा है? नेचुरल नंबर है, मतलब स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। ठीक, बात समझ में आ गई? तो जब हम ऐसे लिखें, हर एक एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके अलग अलग करके लिखें, उसको बोलते हैं टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। और जब हम ऐसे लिखें तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना था। इसका मतलब ये दो बिंदी ऊपर नीचे, इसका मतलब सच दैट है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये ऐसे सिंबल है, ये इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ। इसका ये मतलब है कि ये किसका एलिमेंट है? तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। या इसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू।
मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, किसके घर का मेंबर है, तो किसके घर का मेंबर है, नेचुरल नंबर का। ठीक, बात समझ में आ गई, ये चीजें क्लियर हो गई। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो बस इतना सा ही आपका टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। तो चलिए एनसीईआरटी और खोल लीजिए और फिर आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे हमेशा, एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। ठीक, चलिए ये आपका एग्जाम्पल है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका पहले सॉल्यूशन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट को, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू माइनस 2 कितना आया -2। -2 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए कि उसका जो सम हो वो यहाँ का कोफिशिएंट हो, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है +1। तो -2 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि अगर मैं सम करूं तो +1 आए और उनको इनटू करूं तो क्या आए -2। ठीक, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, +2 और -1। +2 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा +1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली 1 और -2। ये क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास जो वो बनेगा सेट, उसमें क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2। ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता तो मैं कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस यही इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन में जो पूछे वही आपको बताना है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 0 के बाद से शुरू होंगे, लेकिन x स्क्वायर क्या है लेस देन 40। तो x स्क्वायर लेस देन 40 है तो x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे वो 40 से कम है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 उसका एक, उस सेट का एक मेंबर होगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 40 से कम है, इसका मतलब ये भी एक मेंबर है। x इक्वल टू 3 रखें तो क्या मिला, 3 का स्क्वायर 9 भी 40 से कम है, इसका मतलब ये भी एक मेंबर है। x इक्वल टू 4 रखिए तो कितना मिला 16 लेस देन 40 मेंबर है। x इक्वल टू 5 मेंबर है क्योंकि 25। x इक्वल टू 6 मेंबर है, बिल्कुल है। x इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 40 से छोटा है, कभी नहीं, इसका मतलब ये एक मेंबर नहीं है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, वो सॉरी रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, इसमें इनका क्या क्रम है ये मायने नहीं रखता, आप चाहें तो इसी को ये भी लिख सकते हैं 2 3 4 1 5 6, किसी को कहीं पर भी रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कि सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25
चलता चला गया। इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखिए ये क्या रखे हैं 1, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है n स्क्वायर, जहां पर n क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, वही यहां पर लिखा है। और इसी को अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो चाहे आप ये लिख दीजिए और चाहे आप इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दीजिए कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। ठीक, चलिए राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर देख लीजिए ये 1/2 है, फिर 2/3 है, फिर 3/4 है, 6/7 तक। एग्जाम्पल नंबर 4, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका जस्ट एक ज्यादा डिनोमिनेटर में लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे x a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1। ठीक, जहां पर n क्या है, अब n बताइए ये कहां तक है 6/7 तक, तो n लेस देन और इक्वल टू 6। 6 के आगे तो नहीं है ना, जब आगे नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, n लेस देन 6 में 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस वजह से यहां पर ये लिख लीजिएगा कि n स्टार्ट है 1 से, 1 से। या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n प्लस 1, where n is natural number लेस देन और इक्वल टू 6। ये भी लिखा जा सकता है, जहां पर n क्या है एक नेचुरल नंबर है और जो कि क्या है लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक, नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी और 6 या 6 से छोटी है, तो यहां पर ये सीरीज बन जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये याद रखना है कि सेट में रिपीटिशन ओनली वन एलिमेंट इज अलाउड ओनली वंस, या ये कहिए एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। ठीक, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, जैसे अगर मैं इसका सेट के फॉर्म में लिखूं, ये एक लेटर है जिसका है कॉल्स, और इसको अगर मैं सेट में लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा CALS, मतलब इन सेट के मेंबर्स का यूज करके हमें एक लेटर बनाना है जो ये है, या इस लेटर के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं। क्यों, क्योंकि L 2 बार आया है तो हम लिखेंगे एक ही बार। वही चीज यहां पर है, ये लिखा है क्या PRINCAL। अब सीधी सी बात यही किससे मैच करेगा, प्रिंसिपल से। क्यों, क्योंकि यहां पर I 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक, P भी 2 बार रिपीट हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 किसका
होगा सी वाले का, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। x इज एन इंटीजर, 0 एक इंटीजर भी है, ये आपको बता रखे हैं, तो सेकंड का किससे मैच हो जाएगा? सी से। 1 2 3 6 9 18 ये किसका है? ये है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवीजर ऑफ 18। ये सारे के सारे क्या हैं? 18 के क्या हैं? गुणनखंड, डिवीजर है। ठीक, मतलब 18 इन सभी नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। और फिर क्या दिया है? 3 - 3 वो इसके रूट हैं, बी के, है ना? ठीक है, तो इससे आप मैच करा लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्या कहती है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सेट्स की डिफिनीशन में आते हैं। पहला, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से कौन कौन होते हैं? एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से कितने एलिमेंट हुए? 3। पहली बात तो ये डिफाइंड है, एक इनकी एक डिफिनीशन है क्या कि एक महीने हैं एंड जो वर्ष में पढ़ते हैं और उनका पहला अक्षर, पहला वो क्या है लेटर? वो है जे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? सेट है। ठीक, डिफिनीशन में कहीं कोई झमेला नहीं है, डिफिनीशन क्लियर है और उस डिफिनीशन से हम एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। ठीक, सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं वो कौन कौन से हैं? उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई हो सकता है कि इंग्लिश में अच्छा हो, कोई हो सकता है अपनी थिंकिंग उसकी अच्छी हो, कोई हो सकता है लिखने में अच्छा हो लेकिन सोच अच्छा ना पाता हो। तो इसका मतलब कि ये जो डिफिनीशन है ये वेग डिफिनीशन है, मतलब कोई भी, कहने का मतलब ये हुआ कि अस्पष्ट डिफिनीशन है, कभी भी डिफिनीशन में क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब कि ये एक सेट नहीं होगा। सेकंड वाला। थर्ड वाला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का क्या क्राइटेरिया है? कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कोई अच्छा रन बनाता हो, किसी के रन ज्यादा हो सकता है कोई अच्छा 6 मारता हो सकता है किसी के रन रेट ज्यादा हो सकता है किसी कोई अच्छा बहुत ज्यादा जो है सेंचुरी बनाया हो। ठीक, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया, थर्ड का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये एक डिफाइंड है, क्योंकि क्लास में जो भी बॉयज रहेंगे उनका फिक्स है कि 2 ही लोग होंगे, एक बॉयज और एक गर्ल्स। ठीक है, तो ये एक सेट होगा। फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगी और 100 तक जाएंगी, लेकिन यहाँ पर लेस देन है, मतलब 1 से लेकर के 99 तक, ये एक डिफाइंड है। ठीक है, मतलब इसकी डिफिनीशन निकाली जा सकती है, ये सेट होगा। फिफ्थ नंबर। सिक्स नंबर क्या कह रहा? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र के जो भी नॉवेल होंगे, अब अगर कहा जाए कि केवल कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स तो ये कभी भी सेट नहीं होगा, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं, उनका कलेक्शन, तो एक क्या होगा? सेट होगा। क्यों? क्योंकि उनकी एक फिक्स डेफिनेशन हमने बांध रखी है कि जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं उन्हीं नॉवेल्स को हमें काउंट करना है, उन्हीं नॉवेल्स को हमें सेट के एलिमेंट में लेना है, तो इसका मतलब कि ये एक सेट होगा। सेवेंथ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट होगा। ऑल इवन इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? 2 से लेकर के और इनफाइनाइट तक, होगा या नहीं होगा? ठीक है। एट्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल यहां पर क्या है? क्वेश्चंस के कलेक्शन जो हैं इस चैप्टर में वो क्या है? एक फिक्स नंबर है, और हमें ये पता है कि इस चैप्टर में मतलब एक यूनिक, कि हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में लिए गए जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? उनकी एक फिक्स डिफिनीशन है। हमने फिक्स डिफिनीशन कैसे बना दी? लिख दिया इस दिस चैप्टर। अगर मैं लिखता दिस बुक तब भी होता, अगर मैं लिखता कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस तो फिर ये सेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं ये हमें नहीं पता, तो जब डिफिनीशन क्लियर ना हो तो हम उसको सेट नहीं मानेंगे।
नाइन्थ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजर किस सेंस में, डेंजरस की कोई डिफिनीशन तो है नहीं, ठीक है। जब कोई डिफिनीशन नहीं है तो हम उसका कोई परिभाषा नहीं बना सकते, तो हम जब परिभाषा नहीं बना सकते तो हम सेट भी नहीं बना सकते, तो ये सेट नहीं होगा, नाइन्थ नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट इस सेट का मेंबर है उसको करेंगे एलिमेंट ऑफ, मतलब ये इसके घर से बिलोंग करता है, और जो नहीं होगा उसको हम ऐसे लगा देंगे नॉट एलिमेंट ऑफ या नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, बात एक ही है। तो क्या देखिए 5 इसका मेंबर है, ए का है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 इसका मेंबर है, नहीं है, तो सेकंड पार्ट में क्या कर देंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह आप बाकी का भी कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, क्या कह रहा, x एक इंटीजर है जो कहां से शुरुआत हो रहा है, -3 से, -3 के बराबर है या बड़ा है और 7 से छोटा है। तो फर्स्ट ए क्या लिखेंगे, -3 के बराबर है या बड़ा है, तो -3 से शुरुआत कर दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है x 7 से छोटा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो बताते रहिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा। थर्ड क्या कह रहा है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब हमें ऐसी 2 डिजिट नंबर्स निकालना है जिनके डिजिट का अगर हम सम करें तो क्या है 8। तो जरा डिजिट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 80 नेचुरल नंबर है, 10 नेचुरल नंबर है, 0 अकेले नहीं आएगा, लेकिन जब 2 डिजिट में लेंगे तो आएगा। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी नंबर बनाएंगे तो सम क्या आना चाहिए 8। तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 8। तो हमारे पास 8 और 0 से नेचुरल नंबर 80 मतलब 80 बना। 08 कभी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 08 कभी भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर नहीं होगा। वो 08 क्या है, 1 डिजिट का नेचुरल नंबर। चलिए फिर कौन कौन सा बनेगा, 6 के साथ 2 ऐड कर दीजिए, 5 के साथ 3 ऐड कर दीजिए और 4 2 बार, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, एक तो 4 4, फिर 26 अगर ऐसे है तो इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, 62 लिख सकते हैं, फिर 53 35 फिर और एक 80, यही लिखा है। एक्स इजे 2 डिजिट नंबर। और कोई नंबर बचा, और तो कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब ये हमारा, अच्छा एक ये भी बचा, 7 और 1 8, तो 17 और 71, ठीक। तो ये हमारा आंसर, ठीक। 9 तो हो नहीं सकता, 9 नहीं हो सकता तो 9 नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या कहता है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। पहली बात तो एक प्राइम नंबर है जिससे 60 डिवाइड हो, तो 60 के क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टर्स कर डालिए,
तो 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा? 30, 2, 15, 3। तो 60 के प्राइम फैक्टर कितने हुए? 2, 3, 5। ठीक, तो दो मतलब 2 बार आया, तो हमें एक ही बार लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। फिफ्थ क्या कह रहा? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, तो इस वर्ड में लेटर लिख लीजिए, टी, आर, कॉमा करके, आई, जी, ओ, एन। ओ अब दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर एम, फिर ई, टी दोबारा नहीं लिखेंगे, आर दोबारा नहीं लिखेंगे, और वाई। ये आपका आंसर है। लेटर्स को रिपीट नहीं करना। फिर 6 नंबर में क्या लिखेंगे? एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, तो बी, ई, टी एक बार, आर एक बार। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कर रहा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है? 3, 6, 9, 12। ये क्या है? 3 के क्या है? मल्टीपल में, मल्टीपल में है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? x such that x is equal to 3n, where n is a natural number less than 5 लिख दीजिए। n एक नेचुरल नंबर है 5 से छोटी। आप देखिए कि ये डिफिनीशन से इसको निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर है मतलब n शुरुआत होगी 1 से, तो जब 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और 4 रखेंगे तो 12 आएगा। 5 नहीं रखेंगे क्योंकि यहां पर लिखा है लेस देन 5। बात समझ में आ गई? चलिए सेकेंड पॉइंट, ये क्या लिखा है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 का 5 पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा। लेस देन 6। लेस देन 6 क्यों लिखेगी? क्योंकि 6 से छोटा मतलब 5 तक ही आएगा, और ये नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ गई? ठीक। थर्ड वाला भी यही लिख देंगे। थर्ड वाले में सिर्फ अंतर ये हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक, स्क्वायर, क्यूब, 4 गुना, तो n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये 5 की पावर 4 लिखा है, 625। ये क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। इसको क्या लिखेंगे? फोर्थ नंबर लिखेंगे x सच दैट x इज इवन नंबर। बस। ठीक, x क्या है? एक इवन नंबर, 2 से होकर के आगे बढ़ता चला गया। या पॉजिटिव इवन नंबर भी लिख सकते हैं, x इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 149 अप टू 100। इसका क्या मतलब है? फिफ्थ 149 अप टू 100, इसका क्या मतलब है? कि 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू
n square n, where n is a natural number and n less than or equal to 10। लिख सकते हैं n का वैल्यू 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर। कहां तक रखना है? जब तक कि n 10 ना हो जाए। ठीक, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो 3 से स्टार्ट हो, वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 इन्फिनिटी तक। ठीक, सेकंड बी, x सच दैट x इज एन इंटीजर। यहां पर इंटीजर है, इसका मतलब नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि x -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 के बाद कौन इंटीजर पड़ेगा? 0। फिर उसके बाद इंटीजर पड़ेगा 1 2 3 4, बस। क्यों? क्योंकि 9/2 का क्या मतलब है? 4.5, इसके आगे 5 चला जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। थर्ड वाला, x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। इंटीजर है मतलब 1 की वैल्यू यहां पर रखिए, तो 1 4 से छोटा है, और 2 का स्क्वायर 4, जो कि 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, तो बराबर है। तो बस यही हमारा आंसर। 3 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, वो कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। फोर्थ में क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड। तो क्या लिखेंगे? LOYA। L ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे, कॉमा कर दीजिएगा। फिफ्थ में क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जो इसमें 31 दिन नहीं होंगे तो क्या होगा? जनवरी में होंगे, एक तो हो गया फरवरी, मार्च में होंगे अप्रैल, मई में होंगे जून, जुलाई अगस्त में भी होंगे सितंबर, अक्टूबर में होगा नवंबर, फिर दिसंबर। 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। फिर 6 पॉइंट, f इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए कांस्टेंट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, वावेल्स केवल 5 होते हैं, A-E-I-O-U। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब क्या हुआ कि जिनके पहले के आता है। तो ऐसे कौन कौन है? ऐसे 2 ही हैं। x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश विच प्रीसीड्स के। तो I J फिर K फिर L। तो केवल जिसके पहले K आता है वो क्या है? L, विच प्रीसीड्स K। ठीक है, जिसके पहले क्या आ रहा है? K। तो L के बाद L को लेकर के x is a consonant in the English alphabet which precedes K. x is a consonant in the English alphabet which precedes K। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेट क्या हो जाएगा? f is equal to only L। ठीक है, L के पहले ही K आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में मैच कर दीजिए। क्या कह रहा है? x is a prime number and divisor of 6।
तो 6 के डिवीजर कौन से हुए, 2 और 3, और 2 के दोनों प्राइम नंबर हैं, मतलब सेकंड का मैच हो जाएगा ए से। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जो कि 10 से छोटे हैं, तो फोर्थ का हो जाएगा बी। फिर क्या कह रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। ये नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर क्या था, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर और डिवीजर ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। अगर प्राइम नंबर होता तो खाली 2, 3 होता, और 6 भी आ जाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट का आंसर सी होगा, और मैथमेटिक्स का डी का थर्ड हो जाएगा। बस ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर क्या देखा, 2 चीजें सीखी कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 2 फॉर्म देखे, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को कॉमा कॉमा करके लिखा जाता है। शर्त ये होती है कि एक एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा, रिपीटिशन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जो एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है उसको एप्सिलॉन लगा देंगे, ये वाला वर्ड, और ये लिख देंगे कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये एलिमेंट इस समुच्चय का, इस सेट के घर का है। अगर जो नहीं है उसमें हम ये क्रॉस कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।